तो सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें देखी थी बेटा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है जिसका रेडियस r के बराबर है, तो वो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा वैसे वैसे वो कुछ एंगल भी कवर करता है, और उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगल कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट क्या था? रेडियन। फिर अगला है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट वाज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इसका यूनिट था बेटा रेडियन पर सेकेंड। फिर तीसरी चीज थी एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको हम लोगों ने अल्फा से डिनोट किया था, एंड दैट वाज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसके अलावा आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजें और बताई गई थी, जैसे स्पीड का फॉर्मूला बताया गया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक पूरे रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर के बराबर है और टाइम टी के बराबर है। तो यहां से आप स्पीड भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, दैट विल बिकम 2 पाई आर अपॉन वी के बराबर। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, सो दैट इज वी अपॉन 2 पाई आर। एक ये भी तरीका है लिखने का। और इसी में आपको दो फॉर्मूले शायद मैंने और बताया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये बताया था मैंने कि नहीं बताया था? ये दो फॉर्मूले बताए थे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा। ओमेगा जो था उसको भी हम लोगों ने निकाला था, ओमेगा है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये तो मैं बता ही चुका हूं। एक पूरे रेवोल्यूशन में बेटा जो एंगल ये कवर करेगा दैट वाज 2 पाई, और टाइम पीरियड था टी के बराबर, तो ओमेगा का एक फॉर्मूला 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी था। 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए ओमेगा का एक फॉर्मूला 2 पाई एफ भी हो सकता है। ठीक, ये फॉर्मूला शायद मैंने लास्ट में आपको एकदम बताया था, इसका प्रूफ नहीं बताया था। तो आइए इसके प्रूफ को देखते हैं कि ये v बराबर आर ओमेगा और a बराबर आर अल्फा कहां से आया। अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला है एंगल का, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विच इज आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम लोग ये मान ले आर्क का लेंथ है डेल्टा एस के बराबर, ये इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज डेल्टा एस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी डेल्टा एस डिवाइडेड बाई रेडियस। यहां से डेल्टा एस आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, और दोनों तरफ अगर हम लोग टाइम का डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टाइम इंटरवल, तो जरा चेक करिए ये क्या बनेगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और इधर बनेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। भाई सेम चीज से दोनों तरफ डिवाइड तो कर ही सकते हैं हम लोग। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का मतलब हुआ बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। भाई यहां से यहां तक पहुंचने में यही तो है डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू आर, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या होता है? ओमेगा। तो अपने पास रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर इसी फार्मूला को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका dv बाई डी टी इज इक्वल टू आर टाइम्स डी ओमेगा बाई डी टी। ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन किया केवल। अगर आप इसको भी ध्यान से देखो ना तो ये भी डिफरेंशिएशन ही है भाई। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी में अगर यही डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाए, यही डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, तो क्या इसी को ds बाई डी टी लिख सकते हैं? सो दैट इज इक्वल टू आर टाइम्स डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब ये भी डिफरेंशिएशन ही था, यानी इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने पर यह आया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो dv बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि अल्फा। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कभी भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि लीनियर मोशन को एंगुलर में ले जाना है या एंगुलर को लीनियर में लाना है, तो हमारे पास ये दो रिलेशंस है। तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको लिखवाया था, ये उसका छोटा सा प्रूफ है। इज दिस क्लियर? अब इस चैप्टर में केवल एक चीज बचती है, और वो चीज है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्योंकि अभी हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है, इसलिए हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, और जब एक्सेलरेशन समझ में आ जाएगा तो फोर्स के लिए केवल m मल्टीप्लाई करना है। F बराबर ma होता है, तो सबको पता है।
ठीक, केवल मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना वो फोर्स भी आ जाएगा, उसकी बात अगले चैप्टर में कर लेंगे। फिलहाल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बताओ जरा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पाथ, उसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तो सबको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो सेंटर की तरफ बेटा एक एक्सेलरेशन होता है, इसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो सेंटर की तरफ, जब यहां पहुंचेगा तो सेंटर की तरफ, जब यहां पहुंचेगा तो भी सेंटर की तरफ। मतलब ये पूरे मोशन के दौरान हमेशा किधर होगा? टुवर्ड्स सेंटर। दूसरी बात, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, बोलो स्पीड एक बार कांस्टेंट हो सकती है लेकिन डायरेक्शन कभी कांस्टेंट, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। उसी वेलोसिटी को चेंज करने का काम कौन करता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअलिटी में अगर देखा जाए तो स्पीड को चेंज करने का काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ वो जो डायरेक्शन चेंज हो रही थी ना बार बार, ये डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उसका काम है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, और उस डायरेक्शन को चेंज करने का काम कौन करता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मैटर ये है कि सर आपको ये सब कैसे पता है, और इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने क्लास 9th में आई थिंक आपको टीचर ने शायद बताया होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। मैटर ये है कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया और आपको कैसे पता कि ये सेंटर की ही तरफ लगता है। देखो अभी तक 9th में तो रटने वाली बात बताई गई थी आपको कि ये याद कर लो सेंटर की ही तरफ लगता है, लेकिन अब हम लोग ये सीखेंगे कि वैल्यू कहां से आई और सेंटर की ही तरफ क्यों कह रहे हैं, आखिर हम प्रूफ कैसे करेंगे कि सेंटर की ही तरफ लगता है। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। अगर यहां पर देखा जाए वेक्टर फॉर्म में अगर मैं वेलोसिटी को लिखूं तो ये हो गया बेटा v1 वेक्टर और ये हो गया v2 वेक्टर। भाई वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो बोलो ये वेलोसिटी है, इसके पहले जो लिखा था वो क्या था? स्पीड। स्पीड सेम है अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी तो डिफरेंट है ना, बोलो यार। लेकिन उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, तो स्पीड कैसी है? दोनों की सेम है, और लेट अस सपोज वो स्पीड कितने के बराबर है? v के बराबर है। ये हमने अज्यूम कर लिया कि यहां स्पीड बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू v। बराबर क्यों है? क्योंकि हम लोग किस तरह के सर्कुलर मोशन का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर के पास सिर्फ दो ही चीज है भाई, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर इस वेक्टर को उठा के मैं यहां से यहां रखूं और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो तो ये वेक्टर भी चेंज नहीं होगा। भाई इसके पास देखो ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन था, हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया, ये भी v1 वेक्टर है, ये भी v1 वेक्टर है, सही है। ये देखिए ये v2 वेक्टर है, इसको भी उठा के अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस विल बी v2 वेक्टर। बोलो यार, मैं इस डायग्राम से इस डायग्राम तक कैसे जा रहा हूं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है इस डेरिवेशन में। ये v1 था, हमने एज इट इज v1 बनाया, ये v2 है बेटा, एज इट इज हमने v2 बनाया। अब क्योंकि v1 v2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये आपको दिमाग रखना चाहिए कि ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर ही बनाइएगा। क्लियर? अब जरा सोचो, अगर मैं आपसे कहूं इस वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर से मिला दो, क्या मैंने ऐसा कोई वेक्टर आपको पढ़ाया है जो किसी एक के हेड से दूसरे के हेड को, कौन सा था वो? ट्रायंगल्स लॉ में तो याद करो एक का टेल दूसरे के हेड से जुड़ता था। हाँ ना ना ना, ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद करिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? अगर बेटा ये पॉइंट का नाम है मान लो P,
इसका नाम है मान लो Q और इसका नाम है मान लो R, ठीक। ये V1 वेक्टर था, V2 वेक्टर था। अगर मैं आपसे कहूं QP वेक्टर बताइए, QP वेक्टर, तो QP वेक्टर क्या, QP कह रहे हैं, QR वेक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो QR वेक्टर क्या होगा बेटा? QR वेक्टर लिखना मैंने क्या सिखाया था आपको, कैसे लिखते थे इसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, याद आ रहा है? PQ वेक्टर क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R, P। तो ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। कहने का मतलब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो बेटा ये जो वेक्टर है दैट इज डेल्टा V वेक्टर, क्योंकि ये होगा V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, सही है। अगर आपने इसको इससे मिलाया है ना तो वो V2 माइनस V1 होगा, अगर आप इसको इससे मिलाते हो तो वो V1 माइनस V2 होगा। फिलहाल जिसको भी हम मिलाएं है तो डिफरेंस ही ना, ये वेलोसिटीज का डिफरेंस है। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, सही है। और सोचो अगर हम लोग इस वाली वेलोसिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इसको इसी की डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए लाइक दिस, और इसको इसी की डायरेक्शन में पीछे बढ़ा दिया जाए ऐसा, तो जरा चेक करके आप मुझे बताइएगा, अगर ये एंगल डेल्टा थीटा है, अगर ये एंगल डेल्टा थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? ये कितना होगा? ये देखो ये एंगल तो 100% बोलो 90 है, ये भी 90 है। क्यों? क्योंकि ये और ये टेंजेंट था, है ना? तो बचे दोनों का सम 180, सही है। इसका मतलब ये वाला एंगल है बेटा 180 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा। भाई ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है, अगर ये 180 माइनस थीटा है ये, तो ये कितना होगा? थीटा। और सोचिएगा V1 वेक्टर ये है, ठीक। V1 को ऐसे आगे बढ़ाओ, ये V1 है, और V2 को पीछे ले आओ, ये V2 है। इसका मतलब V1 और V2 के बीच का एंगल कितना है? तो क्या वही एंगल ये भी है? बोलो यार, कोई डाउट हो तो बताओ भाई, पूछ लो पूछ लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, और इसका मतलब क्या हुआ? वो भी थीटा है, ठीक। अब दोनों ट्रायंगल्स को आइए ऑब्जर्व करते हैं। मैं इसका भी कुछ नेमिंग लिख दे रहा हूं। लेट अस सपोज ये O है, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। नाउ कंसीडरिंग टू ट्रायंगल्स, दैट इज इन ट्रायंगल OAB, एक ट्रायंगल ये ले लो, तो OAB में हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया भाई, B को A से मिला दिया, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई। ये क्या था? डिस्टेंस, तो ये क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और लेट अस सपोज जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज दिस टाइम डेल्टा S। देखो पिछली बार भी डेल्टा S लिखा था, लेकिन इसमें ये जो डेल्टा S था ये क्या चीज था? दैट वाज डिस्टेंस, दैट वाज डिस्टेंस। और यहां पर जो मैंने डेल्टा S लिखा है वो मैंने इसको लिखा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये दिमाग में रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात है। और आगे बढ़ते हैं, OAB ट्रायंगल और ट्रायंगल PQR, दोनों ही ट्रायंगल में बेटा ये चेक करो क्या साइड्स का रेशियो सेम है? मतलब OA अपॉन OB, ये रेशियो कोई मुझे बताएगा कितने के बराबर आएगा? OA अपॉन OB 1 के बराबर आएगा भाई। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और वहां पर चेक करिएगा दैट इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। क्यों बराबर है बेटा? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, तो वो भी रेशियो 1 के बराबर हुआ। इसका ये वाला एंगल भी थीटा है, यानी कि एंगल AOB, और उधर से एंगल QPR, ये दोनों एंगल भी क्या हो गया? डेल्टा थीटा के बराबर सेम हो गया। मतलब साइड का रेशियो भी सेम है और उसके बीच का एंगल भी सेम है। तो क्या आपने ऐसी कोई सिमेट्री पढ़ी है?
सो बाई SAS, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर। बेटा जब रेशियो सेम होता है ना तो सिमिलरिटी की बात करते हैं, और जब करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलता कि OA PQ के बराबर है, ठीक, ये OB PR के बराबर है और बीच का एंगल कॉमन है, तब SAS कॉन्ग्रुएंसी होती है। लेकिन यहाँ साइड थोड़ी ना बराबर, इसका रेडियस उसकी वेलोसिटी बराबर थोड़ी ना है। हमको तो बस ये पता है कि सर इसका रेशियो 1 है, उसका रेशियो भी 1 है, तो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल सेम है, इसका मतलब बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो क्या उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है? यहां पर देखो दो साइड, ये वाली और ये वाली तो ले ही लिया था, यही बचा था, इसको भी ले लो। तो इसको हम लोग लिखते हैं OA अपॉन AB, इस वाले ट्रायंगल से। भाई साइड का रेशियो सेम होगा ना, तो उधर वाले ट्रायंगल में बताओ रेशियो। अगर इसका मैंने लिया OA अपॉन AB, तो इसका PQ अपॉन QR। OA जो है ये रेडियस के बराबर है, AB जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, PQ V के बराबर है, बोलो मैग्नीट्यूड है, V के बराबर है, और QR जो है वो डेल्टा V के बराबर है। अगर हम लोग इंटरेस्टेड एक्सेलरेशन में, हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव कर रहे हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट एक्सेलरेशन में है तो हम लोग बोलो यहां से चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो कितना आएगा बेटा? V टाइम्स डेल्टा S बाई R। चेक करो, डेल्टा V जो होगा वो V डेल्टा S बाई R, सही है। और अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो वी विल डिवाइड बोथ साइड बाई टाइम। तो डेल्टा V बाई डेल्टा T क्या चीज है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये क्या चीज है? V बाई R, तो चलो ठीक है एज इट इज है। डेल्टा S बाई डेल्टा T यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? तो ये भी V हो गया। इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन कितना हुआ? V स्क्वायर बाई R, और V बराबर R ओमेगा, बोलो पढ़ी रखा है हमने। तो ये हो गया R ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन R। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक फॉर्मूला और आ गया, दैट इज V स्क्वायर बाई R, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा आया? R ओमेगा स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला यहां पर हम लोग और ऐड कर देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला आ गया, R ओमेगा स्क्वायर भी होता है। क्लियर है? अभी तक देखो डेरिवेशन क्लियर हो गया, फॉर्मूला आ गया, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया कि सर ये सेंटर की तरफ लगता है। बोलो यार, इतने पूरे में कहीं भी ऐसी कोई बात आई कि ये सेंटर की तरफ लगता है? बताओ। अभी तक सिर्फ इतनी बात आई ना कि वैल्यू क्या है, वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है मान लिया हमने, लेकिन सर ये कैसे पता कि ये सर सेंटर की तरफ लगता है? कोई सोच सकता है इसके बारे में? या आप लोगों ने पढ़ा चैप्टर स्कूल में? नहीं पढ़ा अभी? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा है क्या लॉज ऑफ मोशन? अगर यहां पर बात किया जाए कि सर ये नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। पढ़ा है क्या बेटा? बताओ। तो देखिए कोई बात नहीं, मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं कि ये सेंटर की तरफ आखिर क्यों होता है, इस चीज को समझते हैं। अगर हम लोग यहां पर ये एक अप्रोक्सीमेशन ले लें कि जो टाइम इंटरवल अभी तक हम लोगों ने लिया वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, इफ वी कंसीडर वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर देखो, अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस जगह पर एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, तो इस जगह पर ऑब्जेक्ट बहुत कम समय के लिए था, तो टाइम इंटरवल हमें छोटा करना पड़ेगा कि नहीं? तो हमने टाइम इंटरवल को बहुत छोटा किया कि जब वो यहां था तब हम लोग आओ चेक करते हैं कि किधर एक्सेलरेशन।
तो भाई टाइम इंटरवल को किया छोटा, अगर टाइम इंटरवल छोटा कर देंगे हम लोग तो छोटे टाइम इंटरवल में ये जो डिस्प्लेसमेंट है बोलो ये भी छोटा हो जाएगा। ये मैं डिफरेंशिएशन में पढ़ा चुका हूं। डेल्टा वाई छोटा करोगे डेल्टा एक्स अपने आप छोटा हो जाएगा। ठीक, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं चल सकता चाहे जितना फास्ट चल रहा हो। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा दैट विल बी आल्सो वेरी स्मॉल। भाई ये ऑब्जेक्ट केवल यहां से यहीं तक जा पाएगा अगर टाइम इंटरवल छोटा है, तो बेटा जो एंगल बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। सही है? और ये वाला जो डायग्राम जो ऐसा था ये वैसा हो जाए। बोलो यार, अगर टाइम इंटरवल छोटा है तो एंगल जो बन रहा है दैट एंगल डेल्टा थीटा विल बी आल्सो वेरी स्मॉल। और अगर बहुत छोटा एंगल होगा तो जरा सोचो, ये जो डायग्राम जो ऐसा बना है, क्या ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा? ये एंगल हो गया पर डेल्टा थीटा। सही है? ये P पॉइंट हो गया, ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया। भाई एंगल को हमने सिर्फ छोटा कर दिया। ठीक, ये V1 है, ये V2 है। बोलो, ये V1 वेक्टर है और ये आपका V2 वेक्टर है और ये क्या है? डेल्टा V वेक्टर है ना? ये आपका डेल्टा V वेक्टर हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ये दिख रहा है भाई कि नहीं दिख रहा? तो ये हो गया हमारा डेल्टा V। अब इस सिचुएशन में आप देखिए, अगर एंगल छोटा है तो क्या ये वाला एंगल 90 दिख रहा है? जूम करके देखो, ये एंगल 90 दिख रहा है भाई। और ये भी कितना दिख रहा है? वो भी 90 है, क्योंकि ये वाला एंगल बहुत बहुत छोटा हो गया। दैट मींस अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? 90। इसका मतलब इन दैट सिचुएशन डेल्टा V वेक्टर जो है बेटा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू V1 वेक्टर, as well as we can write this delta V vector is perpendicular to V2 वेक्टर also। सही है? V1 वेक्टर बेटा किधर की तरफ था? V2 किधर की तरफ था? टेंजेंट की तरफ। चेक करिए, V1 और V2 दोनों किधर की तरफ थे? तो ये भी टेंजेंट है और V2 भी क्या है भाई? तो क्या इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी वाला जो वेक्टर है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है? भाई चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू V1 और V1 टेंजेंट की डायरेक्शन में। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है? अगर ये टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होता है? रेडियस। बोलो यार, अगर ये टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होता है? रेडियस। इसका मतलब अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो है दैट विल बी टुवर्ड्स, या कह लो दैट विल बी अलोंग रेडियस। सही है? और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है बोलो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा V वेक्टर अपॉन डेल्टा T। सही है? जो डायरेक्शन होता है चेंज इन वेलोसिटी का वही एक्सेलरेशन का होता है, और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटीज टेंजेंट की डायरेक्शन में। इधर देखो, इधर देखो, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर बेटा इधर और इसके परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू तो v स्क्वायर बाई आर है, आर ओमेगा स्क्वायर है, बट इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? टुवर्ड्स सेंटर। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो आएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आगे के लिए ये आपके दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, स्पीड को चेंज करने का काम ये नहीं करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स सर्कुलर मोशन। वी आर मूविंग टुवर्ड्स सर्कुलर मोशन
विद वेरिएबल स्पीड, सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब इस बार मैटर यह है कि जब ऑब्जेक्ट यहां पर था तब उसकी स्पीड है बेटा v1 के बराबर, जब यही ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा तब उसकी स्पीड हो गई v2 के बराबर, ठीक। और लेट अस सपोज ये वाला एंगल डेल्टा थीटा है, रेडियस तो वही है r के बराबर। इस बार ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहा है, इस बार ये यहां पर स्पीड v1 है, यहां स्पीड v2 है, मतलब स्पीड खुद चेंज हो रही है, ठीक। और स्पीड के साथ साथ बोलो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहां पर पहली बात स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन और वेलोसिटी तो बोलो वैसे भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये किस तरह के सर्कुलर मोशन की बात हो रही है? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन को चेंज करने का काम कौन करेगा? बताओ भाई, डायरेक्शन को चेंज करने का ठेका तो कौन ले चुका है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस बार डायरेक्शन के साथ साथ और क्या चेंज हो रहा है? स्पीड। तो स्पीड को भी कोई ना कोई चेंज कराएगा। स्पीड को चेंज कराने के लिए अब हमको एक एक्सेलरेशन और देना पड़ेगा, एंड दैट विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक हो गया सेंटर की तरफ, इसका काम है डायरेक्शन को चेंज करना, और एक हो गया टेंजेंट की तरफ, इसका काम क्या है? स्पीड को चेंज करना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टू चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने का काम ये AT करेगा, ठीक। और AT का मतलब हो गया दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट पर बेटा कितने एक्सेलरेशन लगेंगे? 2, एक टुवर्ड्स सेंटर और एक टुवर्ड्स टेंजेंट। अगर स्पीड बढ़ रही है तो ये स्पीड की डायरेक्शन में होगा, और अगर स्पीड घट रही है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो स्पीड घटेगी, तब वो रिटार्डेशन हो जाएगा। सही है भाई। अगर यहां पर आपसे कहा जाए कि नेट एक्सेलरेशन बताइए, यहां पर नेट एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछे और एंगल इसके बीच का 0 है तो एक्सेलरेशन सिंपल वेक्टर है, और दो ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 90 है उनका रिजल्टेंट आपसे सिंपल पूछा जा रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन बोलो कितना आएगा? सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। याद करो भाई, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या तरीका है? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 बोलो 0 होता है, तो वो गायब, केवल आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर बराबर अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडरवुड AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है क्या? V स्क्वायर बाई R का होल स्क्वायर। बोलो भाई। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका कितने के बराबर था? कितने के बराबर था? R अल्फा। सो दैट इज इक्वल टू R अल्फा का। तो ये हो गया बेटा नेट एक्सेलरेशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसका नेट एक्सेलरेशन कुछ इतना होगा। और नेट एक्सेलरेशन का अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं तो वो डायरेक्शन बोलो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए तरीका कौन सा अपने पास? पैरेललोग्राम। बोलो यार, इसके पैरेलल हमने लाइन यहां से बनाई और इसके पैरेलल यहां से। सही है। तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट रिजल्टेंट विल बी दिस। कुछ समझ आ रहा है? तो ये आ गया नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन।
सही है भाई, इसका और इसका रिजल्टेंट, तो वो नेट एक्सेलरेशन बेटा कुछ ऐसा आएगा। अगर एंगल की जरूरत पड़े तो तुम एंगल भी निकाल सकते हो। मान लो ये एंगल आपका कुछ अल्फा नहीं मानते, अल्फा तो ये है, थीटा मान लेते हैं, चलो नहीं थीटा भी है, क्या माने बताओ यार तुम लोग, पाई मान ले चलो, ठीक। अगर ये हम लोगों ने पाई, अगर ये एंगल मान ले, हाँ गामा मान लो, कोई मान लो, अगर ये एंगल हम लोग फाई मान लेते हैं भाई, तो tan अल्फा सॉरी tan फाई कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा कौन है, AC, और बेस AT, सो दैट विल बिकम AC अपॉन AT। तो आप यहां से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई tan फाई जो होगा दैट विल बी AC यानी कि V²/R, और AT यानी कि R अल्फा, तो ये आ जाएगा। या फिर आपका मन है इसकी जगह आप R⍵² भी लिख सकते हैं, है ना, तो एक और फॉर्मूला वो भी बन सकता है। तो फिलहाल ये आपका कितना बन जाएगा, tan फाई आपका बनेगा V²/R² अल्फा, और क्योंकि अब ये V²/R² बन ही गया है तो V बराबर R⍵ होता है ना, तो V²/R² क्या होगा बेटा, ऐसा होगा क्या, क्यों भाई, V बराबर R⍵, तो R² ⍵², R² से R², तो ये आ गया आपके पास इसका पूरा फॉर्मूला। तो नेट एक्सेलरेशन कितना है वो भी अपने पास है, कितने एंगल पर है वो भी अपने पास है। अगर हमसे कभी कहा जाए कि सर नेट फोर्स बता दो, तो F बराबर ma होता है, तो हम पहले ये निकालेंगे, इसमें मास m मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, जैसे इसके पहले वाले में मैंने आपको सेंट्रीपिटल सिखाया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर ये है, आपसे मैं कहूं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताओ, तो क्या होगा, कितना होगा, mv²/R, mR⍵², सिंपल। अगर एक्सेलरेशन पता है तो फोर्स निकालना तो दाएं बाएं हाथ का खेल है, सिर्फ मास मल्टीप्लाई करना, हम खत्म। क्लियर है भाई। इसी फोर्स में एक फोर्स और भी होता है, देखो वैसे इसकी बात इस चैप्टर में करना नहीं चाहिए हम लोग को, लेकिन अब क्योंकि सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको ये पूरा ही बता दे रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F = मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो दैट इज mv²/R, और वी कैन से mR⍵²। ये तो आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा, सही है। इसी में अगर एक फोर्स और होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नाम सुना है, मैंने कभी बताया इसके बारे में कि नहीं बताया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर, हाँ बताया था वो मैंने, पता है, अमीन बताया होगा भाई। मान लीजिए जो बड़ा वाला ये झूला होता है, मान लीजिए ये झूले का केबिन है, ठीक, और ये वर्टिकल सर्किल में ऐसे ऐसे घूमता है, ये तो सबको पता ही है, ठीक। और अगर इस केबिन की बात किया जाए तो इस केबिन पर जो फोर्स लगता है बेटा वो टुवर्ड सेंटर लगता है, क्योंकि केबिन किस पाथ पर है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, केबिन किस पाथ पर है, सर्कुलर। तो केबिन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, मतलब जो एक्सेलरेशन लगेगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और अगर इसी में मैं केवल मास और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर लगता है, केबिन पर। लेकिन उस केबिन के अंदर अगर हम लोग बैठे हैं, यहां पर अगर कोई पर्सन है, मान लो बैठा हो, ये पर्सन अगर यहां पर बैठा हुआ है, तो इस पर्सन पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी
away from the path and the force on the person is centrifugal force. क्या ये बात समझ में आई? कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में है तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल, वो तो मस्ट है, बिना उसके आप सर्कुलर पाथ में घुमा ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट को, ठीक। लेकिन उस घूमने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बैठ जाए, उसके अंदर कोई बैठ जाए, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उस पर फोर्स कौन सा लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो ये आप लोगों ने भी फील किया होगा, अगर आप बस में बैठे हो और बस इधर की तरफ मुड़े, बस इधर मुड़ती है, तो हम लोगों पर फोर्स किधर लगता है? आउटवर्ड्स लगता है। ऐसे बड़े वाले झूले में आप लोग बैठे ही होंगे। देखो, जब आप यहां पर होते हो और आप मान लो यहां चेयर पर बैठे हो, आपके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ठीक। और मान लो जैसे ये जिस पोजीशन में बैठे हैं एकदम वैसे ही एक उस चेयर पे बैठी हैं, ठीक। तो इनके ऊपर फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? मतलब हम लोग के पेट की तरफ, ऐसे। तो वहां तो पीछे सपोर्ट मिल रहा है, सेम ऐसी ही कंडीशन में ये बैठा हुआ है, ठीक। तो इनको पीछे दीवार से सपोर्ट बोलो मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ भाई ऑब्वियस है। अब यही सीन देखो, यहां सपोर्ट मिल रहा है ना पीछे से, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही सीन जब हम यहां पर पहुंचते हैं, यही केबिन हमारा यहां पर पहुंच गया, मान लो इस बार ये रेडियस है और ये वही बालिका है यहां बैठी है ना, चारवी यहां बैठी है अगर मान लो, तो अब इन पे फोर्स किधर लगेगा भाई साहब? अब बेटा फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड्स, है ना। तो केबिन पर तो फोर्स बोलो अंदर ही लगेगा। केबिन वाला जो फोर्स है वो तो अभी भी किधर होगा? टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल है। लेकिन जो अंदर बच्चा बैठा है उस पर फोर्स किधर लगेगा? बाहर, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब आप यहां से लेकर पूरा यहां तक वाले एरिया में होते हैं, स्पेस में होते हैं, तो कोई खास दिक्कत नहीं है, फोर्स लग रहा है, पीछे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जब आप यहां से इतने में आते हैं तो इतने का ही सारा खेल है। जब आप यहां से यहां आते हो तभी आपने वो एक डर फील किया होगा, यार पकड़ लो भाई क्यों? क्योंकि जब आप यहां से यहां होते हो तो आप पे फोर्स लगता है इधर, और उस डायरेक्शन में कोई सपोर्ट देने वाला है नहीं। अगर सपोर्ट देने वाला होता तो कोई दिक्कत, कोई सामने बैठे एक लात रख के एकदम ऊपर मारे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे रहे आराम से, क्योंकि हमारे पे फोर्स लगेगा इधर। अगर कोई एकदम ऐसे ही हमें इधर से फोर्स लगाए रहे तब तो ठीक है, बैठे रहेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर यही फोर्स आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल हमेशा आउटवर्ड लगती है। जैसे चलते हुए पंखे में अगर फैन ऐसे घूम रहा है, इधर से कोई कागज का एक बॉल बनाओ, उसको ऐसे फेंको, तो वो हमेशा किधर की तरफ जाता है? किधर जाता है? कभी फेंक के देखिएगा अपने घर में, ठीक। चलता हुआ पंखा हो, एक सिंपल एक कागज लीजिए, कागज को मोड़ करके एक बॉल बनाओ, है ना, और उस पे ऐसे फेंको ताकि वो ऊपर से ऐसे गिरे, और हमेशा देखिएगा वो किधर की तरफ जाएगा? ऑलवेज आउटवर्ड। तो क्योंकि ये जो तीनों फिन्स हैं, इन फिन्स पर जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ये तो सर्कुलर मोशन में। अब इसके ऊपर कोई चीज आके गिरेगी तो वो आउटवर्ड्स जाकर के गिरेगी, तो वो फोर्स हो गया सेंट्रीफ्यूगल। अब मैटर ये सर, ये लग क्यों रहा है? तो आप लोगों को मैंने शायद फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया होगा, पढ़ाया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है पॉइंट का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट और उसके साथ साथ टाइम, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट और साथ साथ टाइम, चार चीजों को ले लो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। दो तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, पहला इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल।
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऐसा कोई भी सिस्टम जो अर्थ के रिस्पेक्ट में अनएक्सेलरेटेड, कोई भी ऐसा सिस्टम जो अर्थ के रिस्पेक्ट में अनएक्सेलरेटेड हो, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना हो, 0 के बराबर, तो वो आपका कौन सा फ्रेम है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में जैसे आप अभी बैठे हो, आप जिस रूम में बैठे हो ये रूम अनएक्सेलरेटेड है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ भी रुकी है, कमरा भी रुका है, ठीक, तो आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कुछ भी और कोई फोर्स नहीं लग रहा, आप आराम से बैठे हो, आपका वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और वो नॉर्मल चीज है, वो आप जहां भी रहोगे वहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग किसी ऐसे फ्रेम में हो, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था लिफ्ट वाला, ठीक, लिफ्ट जा रही है नीचे, तो उसके अंदर अब कोई अगर पर्सन होगा तो उसके ऊपर लगेगा स्यूडो फोर्स, हाँ स्यूडो फोर्स। तो अगर कोई सिस्टम अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है, अगर कोई सिस्टम अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स जो होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। जैसे जब बस मुड़ा इधर तो हमारे पे फोर्स लगा आउटवर्ड, क्योंकि बस अगर इधर की तरफ मुड़ रहा है तो बस पर फोर्स किधर है, टुवर्ड सेंटर ऑफ द पाथ, तो हमारे पे फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था जो आप उस समय फील करते हो जब वो बस मुड़ रही होती है, या जब आप इस झूले में होते हो तो यहां पर भी इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है या इधर जो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ बात समझ में आई। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा किस तरह के फ्रेम में लगेगा बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल वो होता है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड होता है, और सर्कुलर मोशन बोलो हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज एक्सेलरेटेड। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज नॉन इनर्शियल, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बैठ जाए, उसके अंदर कोई बैठ जाए, या कोई सामान उसके अंदर रख दो, वो सामान पे हमेशा फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड। वॉशिंग मशीन जब घूम रही होती है, मतलब पानी जब अंदर घूम रहा होता है, तो जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो सब किधर किधर भागते हैं, बार बार आउटवर्ड्स। बात समझ में आई। तो सभी में यही चीज होता है। तो ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट है। बस दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, मतलब सर्कुलर मोशन बहुत छोटा सा एक टॉपिक था। सर्कुलर मोशन में बस इतनी ही चीजें हैं, ठीक, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, और ये एक दो ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, क्लियर। अगली क्लास में हम लोग इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। बाय।